पहाड़ों के इलाके में एक गांव है जहां दूर दूर घर बने हुए हैं। पहाड़ों का जीवन कठिन होता है। ये हमें हल्कू और रेशमा की कहानी में देखने को मिलता है, और जब वो पहाड़ बर्फ के हों तब और भी ज्यादा। हल्कू के पास 2 खच्चर हैं, जिन पर बैठाकर वो वहाँ घूमने आने वाले टूरिस्ट को यात्रा कराता है, और रेशमा भी अपने घर का काम करके आने वाले यात्रियों का सामान उठाने चली जाती है। दोनों अपनी बेटी काली की शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। हल्कू आज सुबह थोड़ा जल्दी में घर से निकला, तभी पीछे से रेशमा ने आवाज लगाई, आज इतनी सुबह सुबह क्यों जा रहे हो? मुझे मलूका ने बताया कि ज्यादा टूरिस्ट यहाँ रात में पहुँचते हैं, जो सुबह की ठंडी हवा में ही यहाँ की यात्रा कर लेना चाहते हैं, इसलिए सुबह ही जाना होगा। अरे कुछ खाते तो जाओ। अब तो शीतल के विवाह के लिए पैसे जोड़ लें बस, उसके बाद ही कुछ खाएंगे और पिएंगे। माँ, मुझे लगता है कि मैं पापा के ऊपर बोझ हूँ। देखो ना, कैसे उन्होंने मेरे विवाह के लिए खाना पीना भी छोड़ दिया है। तू तो पागल है रे लल्ली, ऐसा कुछ नहीं है। बिना दहेज के भी तो कोई विवाह नहीं करता आजकल। तो रोज के लायक कमाने वाले को अब कुछ बचाने की फिक्र तो होगी ही ना। रेशमा शीतल को समझा देती है और खुद भी काम पर निकल जाती है। इसी प्रकार इनके दिन कट रहे हैं, लेकिन तभी बरसात का मौसम शुरू होता है और इसमें घूमने वालों की संख्या थोड़ी कम होती है, क्योंकि बाढ़ का खतरा भी है, जिससे काम बंद हो जाते हैं। रेशमा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वो काम पर नहीं गई। हल्कू अकेला ही काम पर चला गया। तभी बाहर से शीतल दौड़ते हुए घर के अंदर भागी। माँ देखो, माँ जल्दी आओ। क्यों, क्या हुआ? माँ, बाढ़ आ गई है, और वो देखो पानी अपनी पूरी गति से दौड़ा हुआ आ रहा है। तेरे पापा कहाँ हैं? पापा तो खच्चर लेकर नहीं लौटे अभी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, ना जाने कहाँ होंगे। दोनों बात कर रहे हैं कि तभी दूर दिखने वाला पानी उनके घरों को बहा ले जाता है, और दोनों माँ बेटी चीखते हुए एक लकड़ी के सहारे पानी में बहती हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। आदमी, घर, पशु और सामान पानी में ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे पानी के ऊपर तैरते हुए सिंघाड़े और ककड़ी। माँ, अगर हमें मरना ही था तो तीनों साथ में मरते, लेकिन पापा कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, तू हमारी जान ले ले, लेकिन मेरे पापा को कुछ नहीं करना। पता नहीं भगवान किन कर्मों की सजा दे रहा है। तभी उन्हें दूर डूबते छोटे बच्चे दिखाई दिए, जिनकी माँ भी साथ नहीं है। कितने स्वार्थी हो गए हैं हम, सिर्फ अपने लिए भगवान से प्रार्थना की, लेकिन भगवान सबको सबके परिवारों से मिला दो। पानी अपने उफान पर है और वो बहुत तेजी के साथ बहे जा रहे हैं। सामने बड़े बड़े पत्थर हैं, जिनसे जाकर पानी टकराता है और एक ऊंची लहर के साथ बहा कर लाए गए लोगों, पशुओं और मलबे को बाहर सूखी जगह फेंकता है। सभी ने भगवान के हाथ जोड़े, घर से बेघर कर दिया, लेकिन अब इस जीवन का क्या करें? माँ, पापा को कहाँ खोजे? उस तरफ जाने का अब कोई रास्ता नहीं है। हमें भगवान भरोसे ही बैठना होगा। बस भगवान से प्रार्थना है कि जहाँ भी हो सुरक्षित हो। दोनों माँ बेटी अपने उजड़े घर के साथ एक अलग से ही टापू पर आ गईं। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, और बाढ़ के पानी के सिवा पीने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ, यहाँ खाने को कुछ नहीं है, हम जिंदा कैसे रहेंगे? हमें आगे की तरफ चलना होगा। अब मैं मर जाना चाहती हूँ, क्योंकि आधे अधूरे हम कैसे रहेंगे? माँ, मैं भी मर जाना चाहती हूँ, लेकिन सोचो, अगर हम मर गए और पापा हमें खोजते हुए हमारे पास पहुँचे तो वो भी मर जाएंगे। कितना दुख होगा उन्हें। हमारे दोनों खच्चर तो अब नहीं बचे होंगे, जिन्होंने हमेशा कमा कर खिलाया। उन्हें भी पानी निकल गया होगा। माँ, हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। हमें कोई ना कोई काम मिल जाएगा, और 10 दिन में इसका असर भी खत्म हो जाएगा। फिर हम पापा के पास चले जाएंगे, लेकिन तब तक तो हमें खुद को जिंदा रखना होगा। रेशमा को बेटी की बात समझ आ जाती है।
और वो पैदल पैदल एक नए शहर की ओर चलते हैं। उस शहर में बाढ़ नहीं आती। शीतल की नजर एक हॉस्पिटल पर पड़ती है। माँ देखो, वहाँ एक हॉस्पिटल है, हमें यहाँ जरूर साफ सफाई का कोई काम मिल ही जाएगा। दोनों माँ बेटी हॉस्पिटल में काम मांगने जाते हैं। बोलो क्या काम है? हमें कुछ दिनों के लिए काम चाहिए, जो भी काम हो हम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तुमको सफाई का काम मिल सकता है, मैं अभी अपने बॉस से पूछकर बताती हूँ। वो लड़की अंदर गई और फिर वापस आकर बोली, मैंने तुम दोनों की बात कर ली है, तुम आज से ही काम पर लग जाओ। लेकिन ये काम कुछ दिन तक ही रहेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में भीड़ कुछ दिनों तक ही है, इसीलिए काम बढ़ा है और तुमको एक दिन के 100 रुपए मिलेंगे। ठीक है, हम आज से ही काम पर लग जाते हैं। दोनों का सब कुछ खो गया, लेकिन सिर्फ एक उम्मीद बचा कर रखी, जिसके लिए फिर से काम करना शुरू किया। 2 दिन बाद शीतल पोछा लगा रही है, तभी उसकी नजर वार्ड में जाती है, जहाँ एक आदमी खिड़की से नीचे कूदने की कोशिश कर रहा है। वो दौड़कर पीछे से उसको पकड़ती है। संघर्ष ही जीवन है, ऐसे घबरा कर मरने को कायरता कहते हैं। तभी वो आदमी चौंक कर पीछे की ओर घूमा। दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि वो आदमी हल्कू है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और खूब रोए। फिर रेशमा भी वहाँ आ गई और तीनों ने अब तक की स्थिति के बारे में एक दूसरे को बताया। हमने जो भी पैसे शादी के लिए जोड़े थे वो तो पानी में बह गए, अब हम क्या करेंगे? रेशमा, तू छोटी बात करती है। अरे धन पानी में बहा है, हम नहीं। और वैसे भी अभी तो शीतल बहुत छोटी है। गुजरात के एक बड़े शहर में निर्मल अपने पति रमेश और बेटी पिंकी के साथ रहती है। पिंकी की उम्र शादी के लायक हो गई है, लेकिन रमेश शराब पीता है। लेकिन सबसे ज्यादा वो सट्टा लगाता है और जुआ खेलता है, इसलिए वो बहुत गरीब हैं और पिंकी की शादी अब तक नहीं हुई है। निर्मल मजदूरी करके अपना घर चलाती है। निर्मल सुबह काम पर जाने के लिए निकली, तभी उसका शराबी पति उसे रोकता है। जाने से पहले मुझे 100 रुपए दे जाना। मेरे पास पैसे नहीं हैं। रोजाना कमाती है और मुझे पैसे नहीं देती। दिन भर में 100 रुपए ही कमा पाती हूँ, उसमें तुम्हें खिलाऊं या पिलाऊं? पति परमेश्वर होता है, उसकी पूजा करना हर नारी का धर्म है। मेरे पास पैसे नहीं हैं और अब मैं पूजा भी नहीं कर सकती। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऐसे बात करे? अभी बताता हूँ तुझे। रमेश निर्मल की पिटाई करने के लिए एक डंडा लाता है, तभी पिंकी बीच में आ जाती है। पापा, आप नशे में इतने पागल हो गए हैं कि माँ पर हाथ उठा रहे हैं, और वो भी उस माँ पर जो आपको कमा कर खिलाती है। ओ अच्छा, मतलब कि तुम माँ बेटी एक साथ हो और तू अब इतनी बड़ी हो गई कि अपने बाप से जबान लड़ाएगी। आज तू भी पिटेगी। माफ कर दो, बच्ची है। माफ किया, लेकिन सिर्फ शाम तक के लिए, और आज से ये भी तेरे साथ काम पर जाएगी। इससे घर की आमदनी डबल हो जाएगी। हाँ, डबल आमदनी से तेरी शराब का बजट बढ़ जाएगा। निर्मल अपनी बेटी पिंकी को भी काम पर ले जाती है। दोनों माँ बेटी पत्थर ढोने का काम कर रही हैं। तभी चारों तरफ से बादल घिर आते हैं। लग रहा है अब बारिश का मौसम शुरू हो रहा है और अब 3-4 महीने तक काम अच्छा नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। इस बारिश के मौसम में जो भी काम मिलेगा उससे बचत करके मैं तेरी शादी करवा दूंगी और तेरा इस शराबी बाप से पीछा छूट जाएगा। निर्मल पिंकी को ये सब बता रही है, तभी बादल बरसने लगे और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सभी मजदूर एक तरफ हटने लगे और छाता लगाकर उनका ठेकेदार आया और बोला, अरे मूर्खों, ये बारिश है और बारिश में पानी गिरता है। इस पानी से तुम गलोगे नहीं, इसलिए समय बर्बाद मत करो और चुपचाप काम पर लग जाओ। अंकल, हम भी इंसान ही हैं, बीमार पड़ जाएंगे, कुछ तो रहम करो। थोड़ा तमीज से बात कर गरीब लड़की। अगर पूरे पैसे चाहिए तो बारिश में भी काम करना होगा, वरना आज के 100 रुपए में से आधे पैसे कट जाएंगे। ठेकेदार अपना हिटलर वाला फरमान सुनाकर चला जाता है और वो लोग काम पर लग जाते हैं। बारिश भी खूब जमकर बरसती है और नतीजा ये होता है कि पिंकी और निर्मल दोनों की ही तबीयत खराब हो जाती है। पिंकी बेटा, अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि तबीयत खराब होती ही जा रही है।
और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ माँ, चलो अब चलते हैं। लेकिन माँ, ठेकेदार आज के पैसे नहीं देगा तो आज खाएंगे क्या? हाँ बेटी, हम गरीब लोग तो रोज कमा कर ही खाते हैं, लेकिन फिक्र मत कर, भगवान कोई न कोई रास्ता निकाल ही देंगे। दोनों माँ बेटी जैसे तैसे बारिश में घर पहुँचती हैं। दोनों माँ बेटी घर जाकर देखती हैं कि रमेश की ज्यादा हालत खराब है और वो खून की उल्टियाँ कर रहा है। पापा, क्या हुआ आपको? बारिश है, हॉस्पिटल लेकर कैसे चले? मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। पापा, माँ ने कुछ पैसे मेरी शादी के लिए बचा कर रखे हैं, हम उनसे आपका इलाज कराएंगे। पापा, आप ज्यादा मत सोचो। हाँ, अब जल्दी से चलो। माँ, लेकिन इस समय तो बाहर कोई रिक्शा भी नहीं है, हम दोनों इन्हें अपने हाथों पर उठा कर ले चलेंगे। निर्मल और पिंकी रमेश को अपने हाथों पर उठाकर बारिश में हॉस्पिटल ले जाती हैं। कुछ घंटों तक रमेश का इलाज चलता है और फिर डॉक्टर पिंकी के पास आता है और उसे रमेश की हालत के बारे में बताता है। तुमने जो पैसे जमा किए हैं काउंटर पर, वो तुम्हारे पिता की हालत से बहुत कम हैं और साथ में वो पानी में भीगे भी हुए हैं। डॉक्टर साहब, हमारे जीवन भर की कमाई ये पैसे ही हैं और आज ये भी बारिश में भीग गए। मैं भी पहले गरीब मध्यम परिवार से था तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता का लीवर खराब है जिसके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन नया लीवर लगवाने के लिए 50 लाख रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। हमने तो कभी 50,000 नहीं देखे। अगर अपने पिता को बचाना चाहती हो तो तुमको कोई ऐसा आदमी खोजना होगा जो अपना लीवर दे सके। मैं दूंगी अपना लिवर। भावुक होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, ये मेरा अंतिम फैसला है। इसमें तुम्हारी जान भी चली जाएगी। आप ज्यादा मत सोचिए और माँ को मत बताइएगा। अब जल्दी से जल्दी पापा का लिवर बदल दीजिए। डॉक्टर पिंकी को भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और उसका लिवर निकाल लेते हैं। पिंकी उस बेड से फिर कभी नहीं उठी। डॉक्टर पिंकी की माँ को सारी बात बता देता है और वो बहुत रोती है। अगले दिन रमेश को भी होश आ जाता है और जब वो पिंकी के बारे में पूछता है तो निर्मल रोते हुए उसे सब बता देती है। मैंने बचपन से और अब तक अपने पिता होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन वो बेटी होने का फर्ज निभा गई। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। रमेश बहुत रोता है और निर्मल उसे संभालती है। अब उसने सारे बुरे काम बंद कर दिए और कमाना शुरू किया।